दोस्तों नमस्कार। द पब्लिक इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को कृपया देखें, पसंद करें, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम विचार प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। कोई बना बनाया विचार आप तक पहुंचाने का मेरा इरादा कतई नहीं रहता है। हम बस सिर्फ इतना चाहते हैं कि इससे एक विचार प्रक्रिया की शुरुआत हो। नागरिक समाज, पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग देश की चिंता करें, देश के बारे में सोचें। फिलहाल बात करते हैं आज की परिस्थितियों पर। देखिए, टैरिफ वार आज का सबसे अधिक चलने वाला शब्द है, जो चारों तरफ पूरी दुनिया में गूंज रहा है। ये टैरिफ वार से जो हाहाकार मचा हुआ है, पूरी दुनिया त्रस्त है। और यह मानना कि भारत पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका कोई अर्थ नहीं रहता है। कई लोग कहते हैं कई तरह से कि भारत पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा या भारत इसका लाभार्थी होगा, भारत को लाभ होगा। अब इन बातों के बारे में क्या कहा जाए? अब देखने की बात ये होगी कि भारत सरकार किस ढंग से इन चीज़ों से निपटती है। लेकिन ठीक है, वे बातें होंगी, उनका अपना एक उद्देश्य होता होगा। लेकिन हमारी अपनी समझ के लिए यह है, नागरिकों की समझ के लिए यह है कि पूरी दुनिया इस समय में टैरिफ वार की चपेट में है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इनकार करना झूठ है, झूठ के बराबर है, कम से कम सच तो नहीं है। देखिए, ये कितना खतरनाक वार है कि इस सिलसिला में अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति, अमेरिका जैसे बड़े लोकतंत्र के महामहिम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस हीन स्तर की भाषा, स्तरहीन ही नहीं, हीन स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया है, वह पूरी दुनिया के लिए, न सिर्फ भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, इसमें भारत भी शामिल है, न सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि बेहद बेहद शर्मनाक भी है। आप सभ्य वातावरण में, अपने परिवार में उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के बारे में कहा है। मैं तो कम से कम यहाँ सिर्फ इतना ही कहूँगा, यह स्तरहीन भाषा भविष्य के बहुत खतरनाक संकेत को लेकर के हमारे सामने आ रही है। जब अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति, चुने हुए राष्ट्रपति जब इस तरह की बात करते हैं, तो उसका बेहद खतरनाक मतलब होता है। आप उनके ट्वीट देख सकते हैं, दूसरे जगहों पर भी वो मिल सकता है जहां उन्होंने इस तरह की बात कही है। लेकिन मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। अब देखिए, पूरी दुनिया में जो यह बेहद शर्मनाक स्थिति बनी है, उससे पूरी दुनिया कैसे उबरेगी, भारत सरकार कैसे इससे उबरेगी, इसका क्या प्रतिकार करेगी, यह तो भारत सरकार जाने। लेकिन एक नागरिक की हैसियत से हम बेहद अपमानित महसूस कर रहे हैं कि ट्रंप साहब ने जिस भाषा का इस्तेमाल हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए किया है, वह बहुत ही शर्मनाक है और इसलिए इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अमेरिका के लोगों को भी यह बात अच्छी नहीं लगी होगी, निश्चित रूप से वे भी इसका प्रतिकार कर रहे हैं। वहाँ भी तरह-तरह के आंदोलन हैं। ठीक है कि आर्थिक स्थिति दुनिया में हर देश की एक समान नहीं है और उसकी सामरिक स्थिति भी एक समान नहीं है। लेकिन यह क्या कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, ऐसी भाषा तो समझा जाता है कि शीत युद्ध के समय भी नहीं हुआ था। अब पूरी दुनिया अवाक रह गई इस भाषा को सुनकर। देखिए, हर हाल में उन्होंने जो कहा सो कहा, संकट रोजी-रोटी पर है। इस भारत में पहले से ही रोजी-रोटी का संकट है, बेरोज़गारी का संकट है, महँगाई का संकट है। तो हर हाल में रोजी-रोटी तो चाहिए, बिना अनाज के तो कुछ होगा नहीं। देश में रोजी-रोटी के लिए सम्मानजनक अवसर का घनघोर अभाव है और ये घनघोर अभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारे व्यवस्था संचालकों को, हमारी सरकार को इस तरफ कोई ख़ास चिंता नहीं है। किसानों की ही चिंता नहीं है। दूसरी तरफ देखें
तो जो किसान आंदोलन है, जो श्रमिक आंदोलन है, जो युवाओं की मांग है, सरकार किसी तरफ ध्यान नहीं दे रही। ऐसा नहीं लगता है जिससे कोई आश्वासन लोगों के मन में उभरे। हो सकता है सरकार कहे कि हम ध्यान दे रहे हैं, पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यह हकीकत है कि जनता के मन में, नागरिक समाज के मन में सरकार के कदमों से कोई आश्वासन का संकेत नहीं मिल रहा है। वर्तमान राज्य व्यवस्था में किसानों के प्रति विध्वंसक उदासीनता है। इतने दिनों से अभी तो उन्होंने अपना आमरण अनशन को विराम दिया है, लेकिन उनके आमरण अनशन का क्या राजनीतिक या आर्थिक नतीजा निकला है, यह हमें नहीं मालूम। यह तो भविष्य के गर्भ में अभी भी छिपा हुआ है। जितने आश्वासन पहले दिए गए थे, कुछ भी पूरे नहीं हुए। देखिए, किसान के साथ ना होना असल में अनाज के खिलाफ ले जाता है। अगर हम किसान के साथ नहीं हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से अनाज के खिलाफ हो जाते हैं, और अनाज के खिलाफ होना जीवन के खिलाफ होने के अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन साउंड प्रूफ सत्ता को शोर पसंद नहीं, सवाल पसंद नहीं। अगर हम और आप कोई सवाल करते हैं, तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए वह साउंड प्रूफ वातावरण में लगता है कि हमारी सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार चली जाती है और जनता की आवाज़ नहीं सुनती है। संसद हो या सड़क, आम लोग हों या विपक्ष के नेता लोग हों, या खुद नेता प्रतिपक्ष ही क्यों ना हो, जब कोई सुनने वाला ही ना हो, तो कोई बोले तो क्या बोले? क्या बोले? ऊपर से शिकायत यह भी सुनने में आती है कि वक्फ बिल के संदर्भ में शायद कह रहे होंगे, हमारे परम आदरणीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो बोले ही नहीं संसद में। अरे राहुल गांधी नहीं बोले, उनकी पार्टी के लोग बोले। उन पर आपका क्या बोलना है, यह तो आप बता दीजिए। या अगर आप नहीं बताएंगे, तो उससे तो और घनघोर निराशा की स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए ये कहना कि उन्होंने नहीं कहा, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन वो इस तरह से कह रहे हैं जैसे राहुल गांधी ने कभी कुछ संसद में बोला ही ना हो। ऐसी स्थिति तो बिल्कुल नहीं है, और ऐसी स्थिति हो भी नहीं सकती है। लेकिन अब जब वो इस बात को इसी ढंग से उठा रहे हैं, तो हमें मान लेना होगा, क्योंकि वो हमारे गृह मंत्री हैं। लेकिन सीधी-सी बात ये है कि जनता की त्राहि-त्राहि को सरकार नहीं सुन रही है। अब त्राहि-त्राहि को न सुने, सत्ता को तो अपनी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती है। ऐसे वातावरण में ऐसा साउंड प्रूफ माहौल है, इसमें सुरक्षित सत्ता को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। यहाँ तक कि सत्ता को अपनी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती है, तब तक जब तक कि सत्ता के अस्तित्व पर चोट ना लगे, जब तक यह आशंका ना हो जाए कि इससे सत्ता पर आघात हो सकती है। इतने बड़े-बड़े संगठन इतनी बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं। आज किसी को किसी आस्था का अपमान नहीं लग रहा है कि ट्रंप साहब ने जो कहा, वो किसी की आस्था पर चोट नहीं है। 2 शब्द ढंग के नहीं बोले जा सकते हैं। सरकार की व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन जो इतने बड़े-बड़े सांस्कृतिक संगठन हैं, जो भारत की महिमा और गरिमा के दिन-रात गुण गाते हैं, उन्हें तो कुछ कहना चाहिए। न सीधे अपने तरीके से, किसी भी तरह से आवाज़ तो कोई आनी चाहिए। सीधा तो ट्रंप साहब ने भी भारत को खासकर नहीं कहा है, पूरी दुनिया को कहा है, लेकिन लपेटे में तो भारत भी है। लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। ऐसे में कांग्रेस का अधिवेशन अभी अहमदाबाद में हुआ, गुजरात में। गुजरात जिसे मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बताया जाता है। हालाँकि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी इलाका हो, किसी भी राजनीतिक दल का या व्यक्ति का गढ़ नहीं होता है। गढ़ लोकतांत्रिक शब्दावली नहीं है। ठीक है, वे वहाँ से चुनाव जीतते हैं, वहाँ के लोगों का उनको समर्थन प्राप्त होता है, बहुमत उनके साथ होता है, लेकिन इससे ये उनका गढ़ नहीं हो जाता है। और हम लोगों ने तो बचपन में सुना था कि गढ़ में चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया है। ताल में भोपाल ताल, बाकी सब तलैया है। तो ये कैसा गढ़ है? ये कौन-सी शब्दावली है? लेकिन लोग हम लोग भी कह देते हैं, किसी का कोई गढ़ नहीं होता है लोकतंत्र में। तो
वही वही बात है। लेकिन जो मीडिया की हालत है और जो हम सबों की मानसिकता है, उसके हिसाब से हम कहते हैं तो उस गढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ। अभी पिछले दिनों कल-परसों सम्मेलन हुआ है और अब उन्होंने अपनी चुनौतियों को समझा है। न्याय पथ प्रस्ताव पारित हुआ है। देखिए, विभिन्न प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चुनौतियों के बीच में जो कांग्रेस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसका अपना राजनीतिक अधिवेशन संपन्न हुआ है, तो लोगों को उस पर गौर करना ही होगा। इस अधिवेशन का थीम जैसा कि बताया गया, जैसा कि मीडिया में आया था या अन्य स्रोतों से भी पता चला है, संकल्प, समर्पण, निर्माण और संघर्ष। ये 3 बड़े मुद्दे लेकर के उनका अधिवेशन उन पर केंद्रित है। ज़ाहिर है कि संगठन और संवाद तो इसमें शामिल है ही, क्योंकि संगठन वहाँ पूरी तरह से एकत्र ही था और संवाद की प्रक्रिया चल ही रही थी। तो ये जो उनका संकल्प है कि जो समर्पण और संघर्ष, संकल्प है समर्पण है, संघर्ष है। क्या संकल्प है? संकल्प है सामाजिक न्याय की, संकल्प है न्याय की, उनके प्रस्ताव का नाम भी है। संकल्प है समर्पण का, किसके प्रति? जनता के प्रति, संविधान के प्रति समर्पण का भाव संगठन में जगा रहे हैं। और संघर्ष है वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से जो संघर्ष है। जनता को इस बारे में बार-बार सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसके इस संकल्प, समर्पण और संघर्ष में हम उनका साथ दे सकते हैं, तो कितनी दूर तक दे सकते हैं, कितनी दूर तक दिया जाना चाहिए। देखिए, हम लोग अक्सर कांग्रेस की आलोचना करते आए हैं और कांग्रेस की आलोचना करते हुए ही हम लोग बड़े हुए हैं। लेकिन यह बात तो सही है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि कार्य शुरू होने के पहले ही हम कार्योत्तर प्रभाव की गणना करना शुरू कर देते हैं। यानी कि काम अभी शुरू हुआ नहीं और हमें उसे उसके परिणाम का आकलन करने लगते हैं। हमारे बंगाल में कहावत है कि गाछे कटहल और मोछे तेल। यानी कि गाछ में कटहल खाने से मुँह में सट जाता है, तो अभी कटहल गाछ में लगा ही नहीं है और यहाँ पर जो है सो मूंछ में तेल लगा करके पे तेल माने मतलब मूंछ पे लगा के लोग बैठे हुए हैं। तो कार्योत्तर का जो प्रभाव होगा उसको हम कार्य के आरंभ होने के पहले ही हासिल करने की बात सोचते हैं। तो कहीं न कहीं विश्वास तो भरोसा तो करना होगा। ठीक है, कांग्रेस की बहुत सारी चूकें हैं, गलतियाँ हैं, लेकिन इस वक़्त हमारे निकलने का रास्ता, इस समस्या से हमारे निकलने का रास्ता क्या है, इस पर भी सोचना होगा। कांग्रेस के अधिवेशन में न्याय पथ प्रस्ताव पारित हुआ है। न्याय का रास्ता कभी भी निरापद नहीं रहा है, खतरों से खाली नहीं होता है न्याय का रास्ता। खासकर तब, क्योंकि न्यायार्थ ही महाभारत भी हुआ था। न्यायार्थ बंधुओं को दंड देना धर्म है, दिनकर लिख गए, जिनकी काफ़ी पंक्तियाँ आजकल काफ़ी दोहराई जाती है, खास करके बिहार में। तो यह संकट तब और बढ़ जाता है जब रहनुमा और रहजन में बड़ी साठ-गाँठ हो जाती है। कभी न टूटने वाली साठ-गाँठ हो जाती है रहनुमा और रहजन में। यानी कि जो रास्ते में लूट लेते हैं उनमें, और जो राही होते हैं उनमें जब साठ-गाँठ हो जाती है, तो उसमें बहुत ही खतरा बढ़ जाता है। इस क्रोनी कैपिटलिज़्म कह लीजिए, अटूट पूंजीवादी साठ-गाँठ के वातावरण में जनता की त्राहि-त्राहि अगर सरकार को नहीं सुनाई दे रही है, विपक्ष की आवाज़ें नहीं सुनाई देती है, तो फिर यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम क्या कर सकते हैं? टैरिफ वार के बीच से निकली हीन स्तर की बात भी सुनाई देती है क्या? नहीं सुनाई देती है? क्या पता, सुनाई देती हो, लेकिन कह रहे हो कि नहीं सुनाई देती है। जो भी हो, अपमानजनक तो है। इससे कैसे इसका प्रतिकार करें? एक शब्द हमारी सरकार को बोलना चाहिए अपनी जनता को संबोधित करते हुए। अब ये जो न टूटने वाला रहजनों और रहनुमाओं का जो सिलसिला है, उस पर कैसे विराम दिया जा सकता है? कैसे हम अपने सही रहनुमाओं का चयन करें? वक़्फ वगैरह पर जो बातें हैं, चारों तरफ इस तरह की बातें हैं। पश्चिम बंगाल में भी राजनीति को भिन्न तरह से गरमाने की कोशिश की जा रही है और कई कारण हैं इसके। लेकिन सब कुछ के बावजूद एक बार विनोबा भावे ने कहा था, जब भूदान आंदोलन में वो बिहार में थे, तो हिंदी के एक लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी और कई लोग उनसे मिलने गए थे। तो उन्होंने कहा, तरह-तरह के लोग थे और तरह-तरह के झंडा वहाँ पर लहरा रहे थे। तो उन लोगों ने विनोबा भावे से पूछा, हमारे जो हिंदी के लेखक थे उनका नाम था रामवृक्ष बेनीपुरी। तो उन्होंने पूछा कि इतने सारे झंडे, इतने रंग लहरा रहे हैं हवा में,
तो आप कैसे अपने आंदोलन को सँभालेंगे? किस प्रकार से इसको देखेंगे? तो विनोबा भावे ने एक बात यह कही थी कि देखिए इन ये लहरा रहे हैं, इनके रंग अलग-अलग हैं, इनके झंडा अलग-अलग हैं, लेकिन ये जिस ज़मीन पर गड़े हैं वो ज़मीन एक है और जो हवा इन्हें लहरा रही है, वो हवा एक है। हमारे राजनीतिक नेताओं को, हमारे राजनीतिक दल के समर्थकों को यह ज़रूर सोचना चाहिए कि उनकी राजनीति भिन्न हो सकती है, उनके झंडे भिन्न हो सकते हैं, लेकिन वह ज़मीन जिस पर उनका अस्तित्व है, वह हवा जो उनके प्राण का आधार है, वह एक ही है। इसीलिए विरोध में किसी भी स्थिति में ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहिए, जहाँ हम आत्मघात, विध्वंस की स्थिति में पहुँच जाएँ। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो लोग कांग्रेस में सक्रिय नहीं हैं, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। अगर आप कांग्रेस से असहमत हैं, तो साफ-साफ कह देना चाहिए। संगठन में जो लोग हैं उनके लिए ये बात जनता के लिए नहीं है। जो संगठन में लोग हैं वो कांग्रेस की नीतियों से असहमत हो ही सकते हैं। तो अगर हैं तो उनको साफ-साफ कहना चाहिए और वे संगठन को मुक्त कर सकते हैं, खुद भी मुक्त हो सकते हैं, खुद भी आराम कर सकते हैं। देखिए न्याय पथ में कई तीखे मोड़ होते हैं और वहाँ स्थिति यह होती है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए इस समय में कांग्रेस नेतृत्व को बहुत सावधानी से उन रास्तों को तय करना होगा। न्याय के रास्ता पर चलने वालों का टकराव अपने बंधुओं से भी होता है, क्योंकि वो भी न्याय के रास्ते में कभी न कभी, किसी न किसी मोड़ पर अवरोध बन जाते हैं। उन तमाम अवरोधों को पार करके ही न्याय का रास्ता तय करना पड़ता है। सामाजिक असमानता और आर्थिक विषमता हमारे समय की बहुत गहरी चिंता की विषय है। ये गहरी लकीरें हैं इसकी, तो इसको कैसे निपटेंगे? सामाजिक असमानता और आर्थिक विषमता को दूर किए बिना जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कांग्रेस नेतृत्व और न्याय योद्धा राहुल गांधी करते हैं, वह संभव नहीं है। इसके लिए उन्होंने अगर जिला अध्यक्षों के सशक्तिकरण की बात कही है, तो वो ऐसा लगता है कि वह एक बहुत ही उचित कदम है। क्योंकि ये तो वे भी मानते हैं, कांग्रेस के नेतृत्व ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस को इस समय में ऊर्जावान लोगों की, ऊर्जावान साथियों की ज़रूरत है। सकारात्मक ऊर्जावान लोगों की, विध्वंसक ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है, सकारात्मक ऊर्जा की ज़रूरत है। ऐसे ऊर्जावान लोग समाज में जाएँ, संवाद स्थापित करें, संगठन के कार्यक्रम से उन्हें अवगत कराएँ। लेकिन यह सब जब होगा, ज़मीनी रूप पर कब होगा? जब होगा तब देखा जाएगा। देखिए सामाजिक समरसता एक अलग तरह की चीज़ है, जो हमें बताती है कि चाहे जैसा भी हो अन्याय, चाहे जैसे भी हो परिस्थिति, उसका प्रतिकार किए बिना, उसका विरोध किए बिना, जो जैसा है उसको वैसे ही मान लिया जाए और उसको लेकर के किसी तरह का ये अलग तरह से माँग न की जाए, जो व्यवस्था के प्रतिकूल पड़े, जिसमें व्यवस्था को बहुत कष्ट हो या थोड़ी बहुत उलट-पुलट हो। थोड़ी बहुत उलट-पुलट या उथल-पुथल की बात भी सामाजिक समरसता को बर्दाश्त नहीं है। यह उस सांस्कृतिक आकांक्षा से जुड़ती है, जो यह कहती है कि जो भी हो शांति बनाए रखो। ये शोर-शोर, इतना शोर मचा कर के शोर के बीच में शांति की तलाश और शांति का आश्वासन समरसता के दर्शन में छिपा रहता है। इस समय में समावेशी राजनीति की ज़रूरत है, प्रगतिशील राजनीति की ज़रूरत है, जो अन्य मूल्यों को भी, अन्य विकास के अन्य संदर्भों को भी अपनी राजनीति का हिस्सा बनाए, न कि पुराने किसी संदर्भों से अपने समय को परिभाषित करता रहे। ऐसी राजनीति की ज़रूरत नहीं है, जो औरंगज़ेब के ज़माने से, जो मुगलों के ज़माने से, जो पिछले किसी भी ज़माने से आज के हमारे समय को परिभाषित करे, ऐसी राजनीति की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग ऐसा कर रहे हैं। उनकी शिकायत है कि नेता प्रतिपक्ष संसद में बोले नहीं। आप उनकी सुनते कब हैं, जो ये शिकायत आप करते हैं? बहरहाल सत्ता सुने न सुने, जनता को अपनी आवाज़ सुननी चाहिए और कोई न कोई रास्ता इससे निकलना चाहिए। कांग्रेस का जो न्याय पथ प्रस्ताव पारित हुआ है, उसमें हमारी आशा की कुछ किरणें ज़रूर हो सकती है। उन पूर्णों किरणों की हम तलाश करें, उन पर विचार करें और एक विचार प्रक्रिया की शुरुआत करें, ताकि हम आगे बढ़ सकें। नमस्कार, धन्यवाद। आज इतना ही। आपसे उम्मीद है कि आप विचार प्रक्रिया की शुरुआत ज़रूर करेंगे। आपके विचार हमारे विचार से, मेरे विचार से मेल न भी खाएँ, लेकिन आप सोचें ज़रूर। जी, नमस्कार, धन्यवाद। इसे पसंद करें, लाइक करें और
जितना संभव हो इसे दूसरों को पहुँचाएँ, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी धन्यवाद, फिर मिलते हैं।